हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइज, इससे पहले मैंने इसका एक और पार्ट शेयर कर दिया है, उसे ज़रूर सुनिए, उसके बाद ही ये पार्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो खुद से डिस्टेंस बनाना चाहता था हमारे वेवोशन के साथ, इसलिए वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था। और वो सोच रहा था कि अगर वेवोशन का दिल हाँ उसके ब्रदर पे आ ही गया है तो उसे अब इन दोनों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेसी के तहत सिर्फ वेवोशन उसके साथ है तो वो ऐसी प्रोफेसी को लात मारता है, ठुकराता है, वो ऐसी प्रोफेसी को नहीं मानता। और अगर ऐसे में वो वेवोशन को ज़बरदस्ती उसके साथ रहना पड़े तो वो कभी वेवोशन को फोर्स नहीं करेगा, बिकॉज ही लाइक वेवोशन और वो वेवोशन से प्यार करता है। लेकिन वो बदले में वेवोशन के तरस नहीं चाहता, वो वेवोशन का प्यार चाहता है, जस्ट लाइक वो उससे प्यार करता है। और सेम थिंग वेवोशन को रियलाइज़ कराने के लिए वो वेवोशन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के साथ बाहर जाता है, पूरा वे सेट घूमता है, वो सारी वो जगह देखता है जहाँ पर वेवोशन खेला करता था, रहा करता था। जब पहली बार उसकी नेमिंग सेरेमनी हुई तो कहाँ हुई, क्योंकि वांगजी की मदर को वहाँ इनवाइट नहीं किया गया था। पहली बार क्या क्या चीज़ें हुई, वेवोशन का जितना बड़ा महल था उसको देखता है, उसके गार्डन्स को देखता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वेवोशन की आज भी बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी तस्वीरें, पेंटिंग जो बचपन की बनी हुई थी उसके माता पिता की, वो सारी चीज़ें लंजा देखता है। और लंजा हैरान होता है कि सच में यहाँ पर वो मन में सोचता है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेवोशन की मदर दिखती थी, वांगची की भी मदर वैसे ही दिखा करती थी। और वो एक टाइम पे बहुत अच्छी सहेलियाँ होती थी, किस्से, कहानियाँ, शैतानियाँ, सारी चीज़ें वो जब लोगों के मुंह से सब चीज़ें सुनता है तो उसे बहुत 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 हैरानगी होती है। और उसे ये भी जब पता चलता है कि वेवोशन की मदर जो थी उसकी मदर की बीमारी पे आना चाहती थी, लेकिन वेवोशन की मदर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। जब उसे ये पता चलता है कि वेवोशन की मदर ने वेवोशन के फर्स्ट जो पहली बर्थ एनिवर्सरी थी या नेमिंग सेरेमनी थी, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी कह रही हूँ, नेमिंग सेरेमनी पे यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया था लवांगची और लवांगची की मम्मी को, प्रोफेसी का भी उन्हें पता चलता है। बहुत सी चीज़ें उसे पता चलता है जिससे उसे हर्ट भी होता है और उसे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी मॉम के साथ। लेकिन वो मन में सोचता है कि बीती बातें बीत गई हैं, अब जिन पे वो ग्रज निकाल सकता था या जिनके लिए वो मनमुटाव रख सकता था, ना ही आज उसकी मॉम जिंदा है, ना ही आंट वे जिंदा हैं और ना ही वी चांग से ज़िंदा हैं। तो वो अब उन लोगों पे ग्रज निकाल के या उनका ग्रज वेवोशन पे निकाल के क्या करेगा। बस वो इतना चाहता था कि वो वेवोशन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, ताकि वेवोशन और उसके बीच में अब जो गैप आ गया है वो वैसा ही चलता रहे और यहाँ पर वो कभी अपनी लाइन क्रॉस ना करे और वेवोशन और वो जितना हो सके उतना दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लवांगची जो है यहाँ पर सबके साथ बैठता है, लेकिन वेवोशन जब से वापस आया था उसका दिल ना बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसको ऐसा लग रहा होता है यार वांगची ना मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले कभी ना वांगची ने उसे इग्नोर नहीं किया था। और आज उसे लिटरली फील हो रहा था यार कुछ तो गलत चल रहा है, क्या हो गया है, क्यों नहीं बात कर रहा। वो जैसे ही लंजा के पास जाए, लंजा सबके साथ घूम रहा था लेकिन उसे नहीं देख रहा था। जहाँ वो होता वहाँ लंजा वहाँ से चला जाता और कहीं और चला जाता। अब ना बारी आती है रात के खाने की। सारे यहाँ पर थके हुए थे और सारे यहाँ पर एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग वेवोशन की पसंदीदा चीज़ों के बारे में पहले ही लेटर लिख के पूछ चुके थे और उन्होंने वांगजी की भी पसंदीदा चीज़ें बनाई हुई थी। वेवोशन वांगजी के बिल्कुल सामने डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, लेकिन लवांगजी के आसपास इतने लोग थे और वेवोशन के आसपास इतने लोग थे कि वो उन्हें खाने के लिए नई नई चीज़ें दे रहे थे, डाल रहे थे। वांगजी यहाँ पर सबको देख के स्माइल कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी वेवोशन की तरफ नहीं देखा था, जिसकी वजह से वेवोशन के मानो दिल की खलबली मच गई हो। उसे ऐसा लग रहा था यार ऐसा क्या हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है लंजा के साथ। उसे लगता है कि क्या जब मैं जीता था मैंने इतना दिल दुखा दिया लंजा का कि वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहता। वो बार बार लंजा की तरफ अपनी प्यारी प्यारी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है, स्माइल करने की कोशिश करता है, पर लंजा उसकी तरफ नहीं देखता। और उसे लिटरली अब दिल दिल में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या बात हो गई है, ऐसा क्यों कर रहा है लंजा। लेकिन लंजा उसकी तरफ नहीं देखता। खाना खाने के तुरंत बाद वेवोशन चुपके से बटरफ्लाई मैसेज लंजा को भेजता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे रूम में आओगे।
लेकिन लंजा उसके बटरफ्लाई मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करता। फिर विभूषण उसे कम से कम 5 से 6 मैसेज भेजता है कि क्या तुम मेरे रूम में आओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ लंजा, कोई बात हो गई क्या, तुम्हें कोई बात बुरी लगी है क्या, यहाँ पर किसी ने तुम्हारा दिल दुखा दिया। तो लंजा उससे बात ही नहीं करता है और लंजा मैसेज करता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं जाकर सोऊंगा। विभूषण को यकीन नहीं आ रहा था कि लंजा ने पहली बार, चाहे ज़िंदगी में ना लंजा कितना थका हो, लेकिन विभूषण के एक बार कहने पे लंजा अक्सर उसकी सारी बात मान लिया करता था। लेकिन आज पहली बार लंजा ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था और उसकी बात सुनने से मना कर दिया था और जाकर अपने रूम में लंजा जो था वो बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर एक प्यारी सी क्यूट सी लिटिल सी लड़की होती है, वो विभूषण को देख के स्माइल कर रही होती है और कहती है क्या आप वे भैया हैं। विभूषण कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी स्माइल क्यों कर रही हो। तो वो मुस्कुरा रही होती है और कहती है वे भैया मेरा नाम ना एमी है, मैं ना यहाँ पर रहती हूँ। वो विभूषण से बहुत सारी चीज़ें कह रही थी, बहुत सारी बातें कह रही थी। तो विभूषण की जो नैनी आती है ना, वो मुस्कुराती हैं और वो कहती है कि ये ना मेरी सिस्टर की बेटी है और बहुत शैतान है, देखो अगर तुम इसके साथ लगे रहोगे तो ये तुम्हारे पूरा सिर खा जाएगी, तुम्हें बातों में लगा लेगी, तो ना इसकी बातें बिल्कुल मत सुनना। लेकिन मेमी ना यहाँ पर विभूषण के साथ बहुत सारी बातें करती रहती है। विभूषण ना थोड़ी देर बाद जब नैनी इधर उधर होती है तो वो कहता है एमी क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। एमी बोलती है क्या काम करूँ वे भैया। तो वो कहता है तुम ना ये जाकर उस रूम में दे आओ। वो ना एक लेटर लिख के देता है लवांगची के लिए, क्योंकि जो बटरफ्लाई मैसेज होता था ना उसमें आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेड ही प्रोसेस हो सकता था। लेकिन विभूषण जो है ना उसके थ्रू जानना चाहता था कि जो वांगची है वो अपने कमरे में क्या कर रहा है। तो वो जानबूझकर एमी को वहाँ पर भेज देता है। एमी पहले उसका दरवाज़ा खटखटाती है। वांगची यहाँ पर पूछता है कौन है, तो वो कहती है मैं हूँ एमी, लिटिल एमी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे आपको कुछ देना है। यहाँ पर वांगची चुपचाप आता है, दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उसे कोई दिखता ही नहीं। तो यहाँ पर वांगची आसपास देख रहा होता है कि तभी उसकी जो रोब होते हैं उन्हें कोई खींच रहा होता है नीचे से, और एक लिटिल सी छोटी सी बेबी होती है। वो कहती है मैं हूँ एमी, मैं छोटी हूँ ना, नीचे देखो नीचे देखो। यहाँ पर लंजा जब नीचे देखता है तो वो प्यार से उस छोटी सी एमी को अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है क्या बात हो गई, क्या चाहिए। वो कहती है ये आपके लिए ना वी भैया ने ये भेजा है। यहाँ पर लंजा उसका नाम सुन के थोड़ा इरिटेट तो फील करता है, लेकिन वो उस छोटी सी लिटिल सी बेबी को फटाफट से अपने रूम में अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ पर विभूषण आता है और दरवाजे में कान लगा के सुन रहा होता है वो बात क्या कर रहे हैं। तभी के तभी एमी यहाँ पर लंजा से कहती है कि ये जो हमारे वे भैया हैं उन्होंने दिया है। और फिर वो अंदर आती है ना, वो देखती हैं कि सामने ना यहाँ पर पिस्ता पड़ा होता है वांगची के रूम में, क्योंकि सारों ने ना बहुत सारे खाने के आइटम, ड्राई फ्रूट्स, सब चीज़ें वांगची के रूम में, विभूषण के रूम में रखवा दी थी कि अगर रात में इन्हें भूख लगे, कुछ खाना हो, स्नैक्स हो तो यहाँ पर खाने के लिए हो। जैसे ही वो पिस्ता देखती है उसके मुँह में पानी आ जाता है। तो वो वांगची से पूछती है क्या मैं ये एक ले लूँ। वांगची कहता है ले लो। यहाँ पर वांगची विभूषण द्वारा भेजा गया खत पढ़ रहा होता है। विभूषण बार बार पूछ रहा था कि क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। लंजा मैं सॉरी बोलता हूँ, लंजा मैं अपना फर्स्ट वाला टारगेट भी तुम्हें दे दूँगा, ठीक है, मैं स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्स भी नहीं बनूँगा, प्लीज़ क्या बात होगी मुझे बताओ ना। यहाँ पर विंग कहता है ठीक है, मैंने जितने भी गोल्ड कॉइन्स जीते हैं वो सब तुम ले लो, मतलब जितने भी पैसे मैंने जीते हैं वो सब तुम ले लो, प्लीज़ मुझे बताओ ना क्या बात होगी, तुम नाराज़ क्यों हो, क्या मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए इसलिए नाराज़ हो। यहाँ पर विभूषण को अपनी गलती भी नहीं पता होती और वांगची का गुस्सा और बढ़ जाता है। यहाँ पर वो प्यारी सी एमी जो है वो पिस्ता छिल के खाने की कोशिश करती है, बट उससे छिलता ही नहीं है क्योंकि ये रोस्टेड पिस्ता था और इसकी जो ऊपर की लेयर थी वो काफ़ी हार्ड थी। तो वांगची उसे छील कर एक एक करके खिलाता है। एमी को पिस्ता बहुत पसंद था और वो कहती है मेरे घर में ना मैं हमेशा अपनी मॉम को कहती हूँ पिस्ता लाने के लिए, बट वो नहीं लेके आती, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं क्या थोड़ा सा अपने साथ ले जाऊँ। वांगची कहता है ले जाओ। यहाँ पर एमी जो है वो अपने लिटिल हाथों से थोड़ा थोड़ा पिस्ता जो है ले लेती है। वो छोटी सी मुट्ठी में ना जितने भी 3-4 पीस आते हैं उन्हें ले लेती है, लेकिन वांगची कहता है रुको मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर वो अपना एक छोटा सा चियांचुआ पाउच निकालता है, कियानकुआ या चियांचुआ जो भी कह सकते हैं, और यहाँ पर उसमें खूब सारे जो पिस्ते थे वो भर देता है। उसका पाउच अच्छा बड़ा था और वो एमी को कहता है ये लो तुम ये ले जाओ।
एमी कहती है पर मम्मा मारेंगी, इसमें तो बहुत सारे आ गए हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, कह देना कि यहाँ पर तुम्हें लवांगची ब्रदर ने ये दिया है, वो कुछ नहीं कहेंगी। वो कहती है नहीं नहीं, मम्मा कहती हैं कि ये सब आपके लिए है, अगर मैं खाऊंगी और उन्हें पता चला कि मैंने आपका स्नैक्स खाया है तो वो मुझे पीटेंगी। यहाँ पर वांगजी कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी मम्मा का नाम बता देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। एमी ना थोड़ा सा डरी होती है, लेकिन वांगजी बड़े प्यार से पूछता है क्या तुम कुछ मीठा स्नैक्स खाना चाहोगी, क्या तुम कैंडी खाओगी। यहाँ पर वो फट से हाँ कर देती है। तो लवांगची यहाँ पर एमी को नीचे बैठाता है और पास में ही जाकर वो काफ़ी सारी कैंडीज़ लेता है और एमी को दे देता है। अक्सर वांगची कैंडीज़ इसलिए रखता था क्योंकि वेवुशन हमेशा जो उसका फीका सा खाना होता था ना, उसे देख के मुँह बनाता था, तो वो विंग के लिए चिली कैंडी ये सब लेके रखता था। जेवजुन हमेशा उसे कहते थे कि उन्हें तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन लवांगची को बाहर जाने का, नाइट हंट पे जाने का, सब चीज़ों का मौका मिलता है क्योंकि उसके ब्रदर सेक्ट लीडर हैं। तो वो वांगजी से अक्सर ये चीज़ें बोला करते थे और वांगजी तब से ही बचपन से ही ये सारी चीज़ें अपने पास रखता था। उनमें से एक टॉफ़ी वो एमी को देता है। एमी बहुत खुश हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से क्लैपिंग भी करने लगती है। वांगजी को वो बहुत क्यूट लगती है। वांगजी मन में सोचता है कि अगर उसके और विंग के बच्चे होंगे ना तो बिल्कुल एमी जैसे क्यूट गोल मटोल प्यारे से होंगे। वो फिर से एमी को अपनी लैब पे बैठाता है और एमी से ऐसे ही पूछने लगता है कि क्या तुम पढ़ती हो। एमी कहती है मैं तो अभी बहुत लिटिल हूँ, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है क्या तुमने कभी कभी कोई चीज़ लिखी है। वांगजी यहाँ पर उसे एक बुक दिखाने लगता है। उस बुक में बहुत सारे चित्र बने हुए थे और वो एमी को एक स्टोरी सुनाने लगता है। एमी बहुत प्यारी क्यूट सी बच्ची थी। वो वांगजी की सारी स्टोरी बिल्कुल कान खोलकर सुनती है। एमी यहाँ पर सारी चीज़ों को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे उबासी आने लगती है, उसे नींद आ रही थी। वांगजी यहाँ पर एमी से कहता है तुम किसके साथ आई हो, तुम्हें किसे देना है, तुम्हें नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ। एमी कहती है मुझे इस तरह से नैनी के पास छोड़ दो, वो मेरी रिश्तेदार हैं। यहाँ पर वांगजी जो है एमी को गोद में लेता है। एमी वांगजी की गोद में आते ही कब उसकी सूदिंग सी स्मेल फ्रेग्रेंस सूंघते सूंघते सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। और वांगजी बाहर आता है, वो देखता है कि वेवुशन उसके कमरे के बाहर कान लगा के खड़ा था। वो वेवुशन को एकदम से वियर्ड सा और गुस्से वाला लुक देता है और उसके बाद वो नैनी को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पर उसे जैसे ही नैनी मिलती हैं वो नैनी के हाथों इस छोटी सी एमी को देता है और उन्हें कहता है कि वो एमी का अच्छे से ख्याल रखें। और एमी को देने के बाद वो रूम में जा रहा होता है कि तभी वेवुशन उसका हाथ पकड़ लेता है। लंजा का हाथ पहली बार वेवुशन ने इतनी टाइटली तेज से पकड़ा था कि लंजा के तन बदन में जैसे मानो गिटार सा बज गया था। वो पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि वेवुशन बहुत भोले सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देख रहा होता है पपी आइज़ के साथ। लवांगजी जानता है ये लुक ना उसकी वीकनेस है, लेकिन अगर वेवुशन ऐसे ही करेगा तो वांगजी अपना कंट्रोल कैसे रखेगा। यहाँ पर वो वेवुशन से अपना हाथ झटक के हटाता है, लेकिन वेवुशन भी ढीठ था, उसका टाइटली हाथ पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। वांगजी कहता है क्या चाहिए तुम्हें। वेवुशन कहता है प्लीज़ बताओ ना तुम क्यों नाराज़ हो। वांगजी कहता है मुझे नींद आ रही है विंग, क्या मैं सो भी नहीं सकता, क्या तुम मुझे सोने भी नहीं दोगे। बताओ क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि एक दिन या फिर कुछ टाइम के लिए मैं अपने लिए ज़िंदगी जीऊँ। प्लीज़ मुझे तंग करना छोड़ दो, मैं थक चुका हूँ हर चीज़ को करते करते। प्लीज़ अब मुझे मेरे तरीके से जीने दो। कुछ दिन में वैसे भी हमारी शादी है, उसके बाद मुझे दूसरों के तरीके से ही हर चीज़ जीनी होगी। क्या मैं कुछ दिन अपने लिए नहीं जी सकता। विंग यहाँ पर वांगजी के चेहरे पे सैड लुक देख के कहता है ठीक है, अगर तुम अपने लिए कुछ टाइम चाहते हो तो तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। विंग अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी के सामने तो नहीं रोता, पर जैसे ही वो अपने रूम में आता है, दरवाज़ा बंद करता है ना, वो फूट फूट के रोने लगता है। वांगजी अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे के गेट को बंद करता है और अंदर जाते ही बोलता है देबुजी मुझे माफ़ करना विंग, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा रूड बिहेवियर रखा। मुझे सच में तुमसे रूड बिहेवियर करके अच्छा नहीं लगता, पर अगर तुम मेरी वर्थ नहीं समझते तो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ पोलाइट रहने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मेरा प्यार कोई मजाक नहीं है, उस दिन मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। जिस दिन तुम मेरी भावनाओं को समझोगे,
जब तक तुम ये समझोगे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक दोस्त समान हूँ जिससे तुम अपने दिल की बात कर सकते हो लेकिन मेरे दिल की बात नहीं समझ सकते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा, फिर चाहे हमारी शादी ही क्यों ना हो जाए या सारी ज़िंदगी ही क्यों ना निकालनी पड़े। यहाँ पर वांग जी बेड पे जाता है, बिचन साइड रखता है, अपने शूज़ उतारता है और बेड पे लेट जाता है, लेकिन उसे अभी भी विंग के ख्याल अपने अपने अंदर आ रहे थे। विंग ने उसका हाथ पकड़ा था, वो अपने हाथ को चूमता है और उसके बाद अपने हाथ को दिल पे रखकर विंग के ख्यालों में ही सो जाता है। वो सपना देखता है जहाँ पर वो और विंग बैठे हुए हैं। वो विंग के बाल सहला रहा है, विंग भी उसकी गोद में लेटा हुआ है और यहाँ पर वो वांग जी से अपने दिल की बात कह रहा है। वो वांग जी के बालों में एक प्यारा सा फूल लगाते हुए कहता है, वांग जी तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, काश काश मैं तुम्हारे साथ अपना वो हीट का टाइम निकाल पाता। वांग जी यहाँ पर विंग से कहता है, कोई बात नहीं, अगली हीट मेरे साथ बिता सकते हो। यहाँ पर वांग जी झुककर विंग को किस करता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को कभी नज़रअंदाज मत करना। वांग जी यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग के चेहरे को सहलाता है और कहता है, कभी भी नहीं, और वैसे भी तुम हमारे शेयर्ड ओमेगा हो ब्रदर, और तुम खुश हो और मैं और तुम खुश हैं, मुझे इससे ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर वांग जी देखता है कि छोटे से कपड़ों में एक लिटिल बेबी होता है जो कि पास से आ रहा होता है और वो वांग जी को बाबा कह रहा होता है, विंग को मम्मा कह रहा होता है। ये सपना देखते ही वांग जी एकदम से नींद से जाग जाता है। वांग जी देखता है कि उसकी पूरी बॉडी भीगी हुई थी, वो सपना देख रहा था अपने और विंग की फैमिली का। उसने इतना खूबसूरत एहसास कभी फील नहीं किया। उसे पता है कि वे वुशन नोटी है, लेकिन उसे विंग के साथ ऐसी ही खूबसूरत सी फैमिली, खूबसूरत से पल, यादगार सा टाइम, ऐसे ही टाइम चाहिए जहाँ पर वो और विंग अकेले हों, साथ बात करें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे से प्यार भरी बातें, जिस तरह की उसने पैशनेट प्यार यहाँ पर विंग और शिचन के बीच होते देखा था, वो भी विंग को उसी तरह से पैशनेट लव करना चाहता है। चाहे वो पैशनेट लव बेड पे हो या उसके जिंगशी के हॉल रूम में हो, वो पैशनेट तरीके से ही विंग को पाना चाहता है। वो एक मरे हुए लाश की तरह एक इंसान को अपने बेड पे नहीं चाहता कि जो सिर्फ उसके साथ वक्त बिताए और फिर वहाँ से मुंह मोड़ के चला जाए। कभी भी वांग जी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता। वांग जी चाहता है विंग उसे उतनी ही शिद्दत, उतनी ही पैशन के साथ प्यार करे जितना उसने शिचन को किया था। यहाँ पर शिचन बेचारे कूसू में बैठे हुए थे, उनके लिए एक एक पल, एक एक दिन भारी पड़ रहा था, क्योंकि विंग ना तो सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हुए मिलता, ना ही गुड नाइट ग्रीट करते हुए। विंग यहाँ था ही नहीं उनके लिए। पूरा टाइम गूसू ऐसा लोनली लगता था ना। विंग की चहचहाहट, वांग जी की शिकायतें, यहाँ पर उन्हें बहुत मिस कर रहे होते हैं वो अपने भाई को, विंग को। उन्हें ऐसा लगता है इतने सारे बच्चे अभी तक यहाँ पर थे, इतने सारे डिसाइपल आए हुए थे, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग प्लेनेट से लोग आए हुए थे, जिनकी वजह से यहाँ पूरा का पूरा गूसू में एक चहचहाहट होती थी। दिन भर लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे, हा हा ही करते हुए। अब तो सारे बच्चे चले गए थे, यहाँ पर बहुत जल्द न्यू स्टूडेंट भी आने वाले थे, लेकिन खाली खाली जगह अब काटने को दौड़ रही थी। शिचनगा मन में सोचते हैं कि कैसी बात है ना, जब तक सब इतने क्राउड में थे वो हमेशा सोचते थे कि जैसे ही सब चले जाएंगे कितना अच्छा होगा, वो विंग और लवांग जी एक साथ रहेंगे। आज जैसे ही सारे डिसाइपल चले गए, सब अपने अपने घर को हो गए, तो ये जगह काटने को दौड़ रही है। बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, एक एक पल यहाँ पर जीना बहुत भारी हो रहा है। यहाँ पर अंकल चिरन आते हैं और कहते हैं, शिचन क्या सोच रहे हो? शिचन का सोचते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि सबके जाने के बाद कितना ज़्यादा यहाँ पर पहले रौनक मेला लगा रहता था और अब बिल्कुल वीरान सा लग रहा है पूरा क्लाउड रिसर्च। चिरन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसी तरह से हर साल के लिए कुछ बैच आया करेंगे, खुद चले जाएंगे, डेस्क वही होंगे, टीचर वही होंगे, दीवारें वही होंगी, पर कहानियाँ, किस्से बदलती रहेंगी। देखो इस पिछले 2 सालों के अंदर यहाँ पर कहानियाँ, किस्से अलग थे, लोग अलग थे, बस दीवारें और डेस्क यही थे, और आने वाले टाइम में भी डेस्क दीवारें यही होंगी, कहानी किस्से बदल जाएंगे। जिस तरह से तुम विंग एक दूसरे के हो गए लंजा,
वीन एक दूसरे के हो जाओगे। उसी तरह से ना जाने कितने लोगों की कहानियाँ यहाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी और अपनी यादें यहाँ छोड़ जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक ऐसे क्लाउड रेसर्स को बनाया है जहाँ पर कोई बुरी याद नहीं बल्कि अच्छी यादें, अच्छी दोस्ती की यादें, अच्छी प्यार के वादे और सब कुछ यहाँ रहेगा। जब भी लोग यहाँ विज़िट करने आएंगे उन्हें उनकी जवानी के वो कीमती पल याद आएंगे जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हंसते, मौज मस्ती करते, पनिशमेंट लेते हुए बिताए हैं। सच में ये जगह मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं हेडमास्टर तो बन गया, मुझे अपने भी टाइम की चीज़ें याद हैं, किस तरह से मैं औरों के साथ मस्ती किया करता था, मजाक किया करता था, कितने लोगों से मिला करता था, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और ना जाने क्या क्या। मुझे वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं दफन है। और अब तुम लोगों की लाइफ है, आगे ना जाने तुम्हारे बच्चों की लाइफ होगी। यहाँ पर चिरन अंकल को इतना इमोशनल देखकर शिचन कहते हैं, अंकल आपने लाइफ में शादी क्यों नहीं गई। यहाँ पर वो चुप हो जाते हैं 2 मिनट के लिए और फिर कहते हैं, अगर मैं शादी कर लेता तो मेरा सारा ध्यान बढ़ जाता मेरे अपने बच्चों पर, मैं तुम लोगों को टाइम नहीं देता। बहुत सारे लोगों की गलतियाँ जो उन्होंने पास्ट में की मुझे वो सुधारनी थी और तुम लोगों को वक्त देना था। अगर मैं खुद की फैमिली को वक्त देता तो तुम दोनों को वक्त नहीं दे पाता। और सच बताऊँ ना तो जवानी के किसी टाइम पर शादी का मन नहीं हुआ और अब बुढ़ापे में एज निकल गई है तो इच्छा वैसे भी नहीं होती। अब मुझे मेरे पोते पोती ये सब देखने की बहुत इच्छा होती है। जल्द से जल्द तुम विंग शादी करो। उसके बाद यहाँ पर क्लाउड रेसेस में छोटे छोटे 2-3 नन्हे नन्हे घूमते हुए दिखे। इससे ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शिचन शर्मा जाते हैं और कहते हैं, अंकल आप भी ना, अभी तो शादी भी नहीं हुई। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो कुछ ही वक्त रह गया है, जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। यहाँ पर बेचारा विभूषण जो कि रोते रोते सो गया था, अगले दिन उठता है और उसकी आंखें सूजी हुई थी। यहाँ पर उस बेचारे के सामने ही सारी चीज़ें आ गई थी। बहुत सारी नौकरानियाँ उसके लिए मुँह धोने के लिए, पानी कुल्ला करने के लिए और बहुत कुछ ले आए थे, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था वो क्लाउड रिसोर्स जाए और यहाँ वांगची की शिकायत अंकल से और शिचन से लगाए। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होता है, कितनी देर तक वांगची विंग को घुमाता है और उससे अपनी वैल्यू करवाता है। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।